हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुमित सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल के बारे में भी आपने अपने डेली रूटीन में सुना होगा, पेट्रोलियम भी सुना होगा। पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल की याद आ रही होगी। ऑफकोर्स पेट्रोलियम से ही पेट्रोल मिलता है, बट नॉट एग्जैक्टली पेट्रोलियम है। हम बहुत सारे मटेरियल्स अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। कुछ हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं और कुछ मैन मेड का मतलब जिन्हें हम लैब और फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल। अगर आप ध्यान से इन चारों को देखोगे तो क्या इनको हम लैब में बना सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। ऐसे रिसोर्सेज जो हम फैक्ट्रीज और लैब्स में बनाते हैं हम उनको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। और ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर मैं आपको समझाऊंगी नहीं, आपको साथ के साथ याद कराऊंगी। आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, आपको ईजिली चैप्टर समझ जाएगा। आप मुझे सिर्फ 15 मिनट्स दीजिएगा और ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ रहा है? नेचर। तो जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना। और इनएग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो ख़त्म नहीं होते। तो हम क्या बोल सकते हैं? दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। जो अनलिमिटेड क्वांटिटी नेचर में प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड, आर नॉट टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन्स इसका कितना भी दोहन कर ले, इसका कितना भी यूज़ कर ले, कितना भी सालों तक हम इसको यूज़ कर ले, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। आर नॉट टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके एग्जाम्पल है सनलाइट। सनलाइट तो आएगी, एयर, ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जॉस्टेबल का देखें तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। इनएग्जॉस्टेबल जो ख़त्म नहीं होंगे, एग्जॉस्टेबल जो ख़त्म हो जाएंगे। तो दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टेबल। कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज से ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या थे? ख़त्म नहीं होंगे, कितना भी यूज़ कर लो। और ये क्या है? ख़त्म हो जाएंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके अंदर से हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन तीन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी है इसके अंदर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और आपको और अच्छे से इसको याद करना है तो ये है कि एग्जॉस्टेबल के आगे क्या लगा हुआ है? इन। तो यहाँ पे क्या याद करोगे आप? एन। इनसे क्या हो जाएगा? एन। यानी कि जो इनएग्जॉस्टेबल है वो क्या है? अनलिमिटेड है। और जो एग्जॉस्टेबल है वो क्या है? लिमिटेड है। होप सो आपको ये इससे इजीली याद हो जाएगा। अनलिमिटेड है तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको बस ये इन और एन याद करना है, बाकी आपको पूरा याद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटी 5.2 देखेंगे। एक्चुअली एक्टिविटी नहीं है, एक तरह का गेम है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है? कुछ कप्स लेने हैं बड़े बड़े, एक के अंदर पॉपकॉर्न भरना है, पीनट्स भरना है, टॉफ़ीज़ भरनी है और रोस्टेड ग्राम भरने हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनको 7-7 के ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि 7 बच्चों को आपको पॉपकॉर्न देना है, 7 को पीनट्स देने हैं, 7 को टॉफ़ीज़ देनी है और 7 बच्चों को रोस्टेड ग्राम देने हैं। इनको फिर अपन को सब कैटेगरी में डिवाइड करना है, जिसमें से फर्स्ट जनरेशन में आएगा एक ही बच्चा, सेकंड जनरेशन में आएंगे 2 बच्चे, थर्ड जनरेशन में आएंगे 4 बच्चे। तो जितने भी ये ग्रुप्स हैं इनमें सारे सब ग्रुप बनाने हैं 1 to 4, 1 to 4 एंड 1 to 4। इसके अंदर क्या करना है? हमने फर्स्ट जनरेशन में हमने फर्स्ट जनरेशन में एक ही बच्चा इसलिए लिया है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमारी पॉपुलेशन क्या थी? कम। जब सेकंड जनरेशन आई तो पॉपुलेशन क्या हुई? थोड़ी बढ़ गई। अब थर्ड जनरेशन में पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए हमने जो थर्ड जनरेशन में इनमें बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा ली है। तो हम देखेंगे, सपोज़ करो मेरे पास पॉपकॉर्न 80 है। 80 पॉपकॉर्न में से फर्स्ट जनरेशन में यानी कि पहले बच्चे ने 10 खा लिए, फिर दूसरे बच्चे ने, सेकंड जनरेशन के 2 बच्चों ने 20 उठा लिए। यानी कि अब फोर्थ वालों के पास कितने बच्चे हैं?
80 में से 30 गए, कितने बचे 50, यानी कि फोर्थ जनरेशन के पास यहाँ पे कितने हैं 50 पॉपकॉर्न है, ये इजीली खा सकते हैं। बट अगर हम पीनट्स की बात करें तो हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ने अगर यहाँ पे 50 पीनट्स उठा लिए और सेकेंड जनरेशन ने यहाँ पे 20 उठा लिए, तो थर्ड जनरेशन के लिए यहाँ पे कितना बचेगा 10, 50, 70, 80, 30 और 80। अगर हम 7 स्टूडेंट्स में टॉफ़ीज़ की बात करें तो सपोज़ करो इन्होंने तो 3 ही उठाए, इन्होंने 2 उठाए, तो इनके पास बल्क में कितना बचेगा 75। अगर हम रोस्टेड ग्राम की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन ने क्या उठाया 50 उठा लिया, बाकी बचा हुआ 30 और फोर्थ जनरेशन के पास क्या बचा 0। तो ऐसे तो ये एग्जाम्पल आपको शो करते हैं कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज भी नेचर में ऐसे ही हैं कि अगर फर्स्ट जनरेशन इन्हें ज़्यादा यूज़ कर ले फिर सेकेंड जनरेशन, तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा कुछ भी नहीं। अगर हमारी फर्स्ट जनरेशन ग्रीडी नहीं है, इसमें देखो अगर फर्स्ट जनरेशन हमारी ग्रीडी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा बल्क में बचेगा। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि जितने भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मे बी कोल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, वाइल्ड लाइफ, हमें बहुत ही सोच समझ के उसे यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाले जनरेशन है उनका भी वो यूज़ कर सके। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, जो एक बार ख़त्म हो गया। इसका एग्जांपल हमें अच्छे से पता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब कोल कहाँ यूज़ में लेते हैं हम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट। पेट्रोलियम से पेट्रोल हम कहाँ ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस हम हाउस होल्ड कुकिंग गैस और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं फॉसिल फ्यूल्स पे। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। फ्यूल्स क्या होते हैं? जो हमारे लिए सोर्स ऑफ हीट होते हैं। और फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको जो यहाँ वर्ड याद करना है वो क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं 5.1 कोल। इसको हम सब किसके रूप में जानते हैं? कोयला। तो कोयला क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है हार्ड एज स्टोन। पत्थर की तरह ये क्या होता है? हार्ड। जितना पत्थर हार्ड होता है उतना ही ये कोयला भी क्या होता है? हार्ड। एक हाथ में आप पत्थर उठा के देखेंगे और एक में कोयला, तो दोनों आपको लगेगा कि दोनों हाथ में आपने क्या उठा रखे हैं? पत्थर। सेकेंड, ब्लैक इन कलर। जैसा हम जानते हैं कि कोल क्या होता है? ब्लैक इन कलर। यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। एज अ फ्यूल यूज़ होता है इन वेरियस इंडस्ट्री। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फ्यूल क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बारी बता दिया है फ्यूल क्या होता है। गदर मूवी देखी है आपने? सनी देओल लास्ट के सीन में कोयले उठा के ट्रेन के इंजन में डालता है, स्टीम प्रोड्यूस करता है। हालांकि इंजन अब नहीं है, बट पहले क्या होता था? रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम। कोयले डाले जाते थे, स्टीम जनरेट होती थी और वो स्टीम क्या है? इंजन को धक्का देने के लिए काम आती थी, तो उसमें भी हम कोयला यूज़ करते थे। थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम आज एक दिन भी नहीं रह सकते, तो कोयले किस में यूज़ हो रहे हैं? थर्मल पावर प्लांट में। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये? इलेक्ट्रिसिटी। कौन? कोयला। अब हम आते हैं स्टोरी ऑफ कोल पे। स्टोरी ऑफ कोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी ऑफ कोल है तो उसको एज ए स्टोरी ही लेनी है। बहुत ही ईजी स्टोरी है। 300 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 300 मिलियन साल पहले, डेंस फॉरेस्ट इन लो लैंडिंग वेटलैंड्स एरिया अराउंड द सी। मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से आपको बता देती हूँ, इजीली समझ में आएगा। ये हमारा क्या है? वेटलैंड है, ठीक है। वेटलैंड क्या होते हैं? जो सी के पास का जो ना दलदली इलाका होता है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स। वेटलैंड्स है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन है। नेचुरल वेजिटेशन में क्या? अपने डेंस फॉरेस्ट, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, ठीक है। तो हुआ क्या? एक नेचुरल प्रोसेस हुई। नेचुरल प्रोसेस कौन सी? फ्लडिंग, बाढ़ आई। समुद्र का जो पानी था वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो पानी फ्लो होके कहाँ पे आ गया? वेटलैंड में आ गया। अब बाढ़ आई है तो पानी वापस भी कहाँ जाएगा? सी के अंदर जाएगा। लेकिन वापस जाते वक्त इसने क्या किया कि जितना भी हमारा डेंस फॉरेस्ट था सारा का सारा तबाह हो गया और ये अंडर द सॉयल बरी हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बरीड अंडर द
सॉइल। तो हुआ क्या, जैसे बाढ़ वापस गई तो जितना भी हमारा फॉरेस्ट रिजर्व था वो सारा का सारा क्या सॉइल के अंदर बरीड हो गया और कंप्रेस्ड हो गया। कंप्रेस्ड मतलब सारा का सारा दब गया और सॉइल की बहुत सारी लेयर्स इसके ऊपर आ गई। अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, फिर क्या हुआ, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के बाद डेड प्लांट्स किस में चेंज हो गए, हमारे कोल में। बहुत ही ये तो ईजी स्टोरी है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 300 मिलियंस एगो एक वेटलैंड्स में जो सी के पास था बाढ़ आई और वापस जाते समय जितना भी हमारा फॉरेस्ट रिजर्व था वो सारा का सारा क्या है सॉइल के अंदर बरी हो गया। सॉइल के अंदर बरी होने के बाद कंप्रेस्ड हुआ, टाइम के साथ साथ वो क्या हुआ कंप्रेस्ड हुआ और कंप्रेस्ड होने के साथ साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जितना भी हमारे प्लांट्स थे वो किस में चेंज हो गए, सारे के सारे किस में चेंज हो गए, कोल में। तो बहुत ही ईजी स्टोरी है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनाइजेशन। जैसे हमने स्टोरी ऑफ कोल में हमें लास्ट में क्या पढ़ा था कि जो हमारे डेड प्लांट्स हैं वो किस में चेंज हो गए, लास्ट में कोल में चेंज हो गए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कार्बनाइजेशन। द स्लो प्रोसेस ऑफ, ये एक स्लो प्रोसेस है, कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन। डेड वेजिटेशन यहाँ पे क्या है, प्लांट। वेजिटेशन मतलब क्या होता है, प्लांट, इनटू कोल। यानी कि एक स्लो प्रोसेस है जिसमें डेड वेजिटेशन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोल में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। ये 1 मार्क्स में आ सकती है, इम्पोर्टेंट है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि कोल को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हमें जलाना है, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, कोल किसका प्रोडक्ट है, कार्बन। कोल के अंदर हमें क्या मिलता है, कार्बन, और एयर में, और ए यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं, ऑक्सीजन। C+O2 गिव्स CO2, तो ये तो हमें पता ही है। अब कोल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ओके। अब हम पढ़ते हैं कोल के प्रोडक्ट्स के बारे में, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोक, अब आप पूछोगे कि मैम कोक और कोल में क्या डिफरेंस है। कोल क्या है, एलिमेंट है, उसके अंदर वो इम्प्योरिटीज से भरा हुआ है, बट जो कोक है वो क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। अगर हम कोल को जलाते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर, सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है, कोल को हम जलाते हैं, जो जलने के बाद जो हमें रेजिड्यू मिलता है वो क्या होता है, कोक। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये क्या होता है, इतना टफ होता है, एस्टोन पोरस होता है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं एंड ब्लैक इन कलर। तो कोल भी ये सब होता है, लेकिन कोल में क्या है, यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ है, और कोक क्या है, वो इम्प्योरिटीज़ लेस है। हमने कोयले को जलाया और जलने के बाद जो हमें शुद्ध कोयला मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोक। तो अब आपको समझ में आया, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। सेकंड, ये रेजिड्यू है, कोल को जलाने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है प्योर फॉर्म में, कोक वो चीज़ है। और ये सेकेंडरी फ्यूल है। कोल हमारा क्या है, प्राइमरी फ्यूल है, और कोक हमारा क्या है, सेकेंडरी फ्यूल है। किस में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इंडस्ट्री। स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोक यूज़ होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये बहुत सारे मेटल्स को निकालने के काम आता है। एक्सट्रैक्शन मतलब उनको बहुत सारे मेटल्स को निकालने के काम आता है उनके प्योर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको ये समझ में आया कि कोल को हमने जब जलाया तो जो हमें रेजिड्यू मिला वो तो हमारा क्या हो गया, कोक। इतना समझ में आया। और कोल को जो जलाते समय जो चीज़ निकलेगी वो हमारा क्या होगा, कोल गैस। किसी चीज़ को जलाएंगे तो उसकी जो गैस निकलेगी वो क्या होगा, हमारा कोल गैस। लेकिन अगर इस कोल गैस के अंदर हम पानी मिला दें, वाटर मिक्स कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोल टार। ठीक है, अब हम कोल टार के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सब ब्लैक है तो ये भी क्या होगा, ब्लैक थिक लिक्विड। अब ये कोक तो हमारा क्या है, सॉलिड स्टेज में है, कोल टार हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट का है, ठीक है, और कोल गैस हमारा क्या है, गैस स्टेट की है। तो ये कोयला ही है, कोल ही है पूरा, लेकिन सॉलिड स्टेट में कोल को हम क्या बोलते हैं, कोक। उसी कोल को हम लिक्विड स्टेट में क्या बोलते हैं, कोल तार, जब हम उसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। और कोल को हम गैसियस स्टेट में क्या बोलते हैं, कोल गैस। ठीक है, 3 मैंने साइड में इसलिए लिखे हैं ताकि तीनों एक साथ पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ब्लैक है, थिक लिक्विड है, और अनप्लीजेंट साउंड, इसकी जो स्मेल है बहुत ही गंदी है। आपने देखा होगा जो हमारे डामर के जो रोड डलते हैं तो बड़े बड़े डिब्बों में वो थिक लिक्विड रखा होता है ब्लैक कलर का, उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती है। या फिर जो नया रोड
बनता है उसके अंदर गंदी सी स्मेल आती है। पहले हम क्या यूज़ करते थे, कोल टार यूज़ करते थे, लेकिन अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम का एक बाय प्रोडक्ट है बिटुमेन, अब हम इसको फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। ये मिक्सचर है 200 सब्सटेंसेस का। ये जो कोल टार है इसके अंदर अप्रॉक्स 200 सब्सटेंस हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैनी सब्सटेंस में, ये भी मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है। किसके एग्जाम्पल है, डाइज, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव, इन सब के मैन्युफैक्चर के काम आता है क्या, कोल टार। आपने अपने घरों में नैप्थलीन बॉल्स देखे होंगी, वाइट कलर की गोल गोल, जो कपड़ों में मम्मी रखती है, जो कपड़े काफ़ी दिनों के लिए स्टोर किए जाते हैं उनके अंदर हम रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, ये भी किसका प्रोडक्ट है, वो भी क्या है, कोल टार का ही प्रोडक्ट है। अब आप सोचोगे कोल टार तो ब्लैक इन कलर होता है और नैप्थलीन बॉल्स क्या होते हैं, वाइट इन कलर होते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस के गुजरने के बाद नैप्थलीन क्या है, कोल टार से ही बनती है और ये रिपेल करते हैं मॉथ्स को और इंसेक्ट्स को। तो छोटे छोटे जो हमारे घर में इंसेक्ट्स हैं वो कपड़ों में नहीं आ पाते, किसकी वजह से, नैप्थलीन बॉल। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि नैप्थलीन बॉल्स को हम ईजिली कनेक्ट नहीं कर पाते कोल टार से। तो हमें याद रखना है कि नैप्थलीन बॉल किसका प्रोडक्ट है, अपना कोल टार का। अब हम पढ़ते हैं कोल गैस के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी चैप्टर ईजिली समझ में आ जाए। और हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियोस 2 बार देखनी है। एक बार इस पूरी वीडियो को थ्रू आउट देखिए एंड सेकंड टाइम अपनी एनसीईआरटी बुक साथ लेके बैठे और टॉपिक वाइज में जैसे मैं आपको समझाती हूँ तो टॉपिक वाइज आप अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ इसे रेफर करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल गैस। कैसे कोल गैस मिलता है, ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं तो उस दौरान हमें क्या मिलता है, कोल गैस। डायग्राम मैंने आपको बताया था, जब कोल को हम जला रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, कोक। जो रेजिड्यू होता है, नीचे हमने क्या रखा हुआ है, बर्नर। जब कोल से हम कोक बना रहे होते हैं उस दौरान जो गैस रिलीज होती है उस गैस को हम क्या बोलते हैं, कोल गैस। इजी, समझ में आया। यूज एज अ फ्यूल, हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। कहाँ पे, किस जगह हम यूज़ करते हैं, सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है उसके आसपास जो है, उन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं कोल गैस को। क्यों, सपोज करो ये हमारा क्या है, पूरा कोल प्रोसेसिंग प्लांट है और इसके आसपास जो फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज़ है, उन इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल यूज़ होगा कौन, कोल गैस। क्यों, दूर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि प्लांट है, फ्यूल। अब ये जो गैस रिलीज़ हो रही है इसको हम वेस्ट तो नहीं करेंगे, तो उसके आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज़ है, वो इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर लेती हैं। पहले क्या है, हम कोल गैस को स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज़ करते थे। लंदन में, न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम हमने कोल गैस को एज अ स्ट्रीट लाइटनिंग यूज़ किया था कि स्ट्रीट की लाइट्स को जलाने के लिए हमने कोल गैस यूज़ किया था। बट हमने देखा कि कोल गैस उससे हमें हीट भी मिल सकता है, क्यों ना तो इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर लिया जाए। तो फिर बाद में फर्स्ट हमने इसको एज अ स्ट्रीट की लाइट्स को जलाने के लिए यूज़ में लिया था और फिर लेकिन फ़िलहाल हम इसको एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप सो आपको चैप्टर समझ में आएंगे। इसके जो फर्दर के टॉपिक्स हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आएंगे। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुमित सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोरकार्ड क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ चुके हैं अबाउट कोल। कोल के टॉपिक के अंदर हमने कोक के बारे में पढ़ा, कोल गैस के बारे में पढ़ा, कोल टार के बारे में पढ़ा जो कि कोल के प्रोडक्ट हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है। तो पेट्रोलियम क्या होता है, ऐसा ऑयल जो हमें रॉक्स के अंदर जाके मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है पेट्रोल। भाई पेट्रोल को पेट्रोलियम बोलते हैं, नहीं, पेट्रोल एक बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं सच एज लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, वैक्स भी होता है इसके अंदर। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसके उनके यूजेस क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लाइट ऑटोमोबाइल्स, जो हमारे लाइट व्हीकल होते हैं उनके अंदर पेट्रोल यूज़ करते हैं। एग्जांपल बाइक, स्कूटर, कार्स के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल। बट हैवी मोटरसाइकिल्स, हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, डीजल। हैवी मोटर व्हीकल्स के अंदर क्या आते हैं, ट्रक्स और ट्रैक्टर। इनको ड्राइव करने के लिए हम क्या किसका यूज़ कर रहे हैं, डीजल का। तो आप पूछोगे कि लाइट के अंदर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं बट हैवी के अंदर हम डीजल यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया।
अब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने स्टोरी ऑफ कोल पढ़ा था वैसे स्टोरी ऑफ पेट्रोल है। हुआ क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सी के अंदर रहते हैं, सपोज करो ये हमारा सी है पूरा, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं समुद्र के अंदर। ये क्या हो गए, डाइड, मर गए, एंड बॉडीज सेटल एट द बॉटम। तो क्या हुआ कि जब इनकी बॉडीज यहाँ बॉटम में आके सेटल हो गई तो सैंड और क्ले ने उनको क्या कर दिया, ढक दिया। तो सैंड और क्ले इनके ऊपर आके डिपॉजिट हो गई। अब ये क्या डिपॉजिट हो गया इनके ऊपर, सैंड और क्ले, सैंड और क्ले इनके ऊपर आके डिपॉजिट हो गई। फिर क्या, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये स्टोरी कोई एक दिन की नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की है। एब्सेंस ऑफ एयर, अब समुद्र के अंदर तो हमें पता है ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो एब्सेंस ऑफ एयर में हुआ क्या, वही अपना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर ये कि सारे के सारे डेड ऑर्गेनिज्म किसके अंदर चेंज हो गए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो बहुत ही पेट्रोलियम की भी कोल की तो बहुत ही ईजी स्टोरी है कि भाई हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म समुद्र के अंदर रहते थे, वो मर गए और सारे के सारे कहाँ पे आके सेट हो गए, सी के बॉटम के ऊपर सेट हो गए। फिर सैंड और क्ले की परतें, लेयर्स उसके ऊपर क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई, जमात हो गई, कंप्रेस हुआ। और एब्सेंस ऑफ एयर, आपको ये जरूर ये वर्ड याद रखना है, एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर आपको डेफिनेटली याद करना है, याद रखना है, क्योंकि समुद्र के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो एब्सेंस ऑफ एयर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे सारे के सारे जो डेड ऑर्गेनिज्म थे समुद्र के, वो किसके अंदर चेंज हो गए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप अपने बुक के फिगर 5.4 में देख सकते हैं, मैंने इसको बहुत छोटा बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। हम ये देखेंगे कि हमारी रॉक्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बोला पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिल रहा है, रॉक्स के अंदर से। तो पेट्रोलियम रॉक्स के अंदर हमने ड्रिल किया, ये पूरा हमारा सी है, रॉक्स के अंदर हमने ड्रिल किया तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगी, गैस। ये गैस क्या है, हमारी नेचुरल गैस। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ऑयल, और ये ऑयल क्या है, हमारा पेट्रोलियम, और उसके नीचे क्या होगा, वाटर। तो हम ये देखेंगे कि जो वाटर के ऊपर ही हमेशा ऑयल मिलेगा और ऑयल के ऊपर ही हमेशा गैस मिलेगा। ऐसा क्यों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि वाटर नीचे रहता है, कंबशन एंड फ्लेम वाले में, कि वाटर नीचे रहता है और गैस ऊपर क्यों रहती है, क्योंकि गैस की डेंसिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू ऑयल एंड वाटर, और ऑयल की डेंसिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। यानी कि गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ऊपर रहता है, फिर ऑयल आता है और फिर आता है क्या है, वाटर। और हमारे इंडिया के अंदर रिवर ऑफ बेसिन्स गोदावरी और कृष्णा, कृष्णा और गोदावरी के जो बेसिन्स है, इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, पेट्रोलियम, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे करते हैं, हम रिफाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ती है पेट्रोलियम को, क्योंकि पेट्रोलियम क्या है, एक डार्क ऑयली लिक्विड है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, अनप्लेजेंट ऑडर। तो ये दोनों क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ये एक डार्क ऑयली लिक्विड है और इसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। अब हम उसको रिफाइनिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि मिक्सचर है गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का और पैराफिन वैक्स का, बहुत सारे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स हैं जिनका ये मिक्सचर है। तो इन सब चीज़ों को पेट्रोलियम के अंदर से निकालने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। रिफाइन करना, साफ़ करना, कैसे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस फ्रैक्शन। ये सारे के सारे क्या है, इसके फ्रैक्शन, इस सारे के सारे फ्रैक्शंस को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। तो रिफाइनिंग करना क्या होता है, साफ़ करना होता है। हम किसी भी चीज़ की रिफाइनिंग करते हैं, इसका मतलब उस चीज़ को हम साफ़ करते हैं। तो इतने सारे फ्रैक्शंस इसके अंदर, इतने सारे बाय प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के अंदर मिलते हैं, तो उसको रिफाइनिंग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। और ये सारी की सारी रिफाइनिंग जहाँ पे होती है, जिस प्लांट में होती है, उसको बोलते हैं हम पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनरी पेट्रोलियम रिफाइनिंग के प्लांट को बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम को ही हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे गोल्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पेट्रोलियम से इतने सारे बाय प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, सारे के सारे हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। तो हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं और इसको पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर जो इतने सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस के बाय प्रोडक्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही तो सारे बाय प्रोडक्ट्स को हम इंडस्ट्रियल यूज़ में लेते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। अब हम बाय प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो पेट्रोलियम के अंदर से हमें फर्स्ट मिलता है एलपीजी,
जो कि क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि CNG की फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो LPG एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, सबको पता है। घर के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो सिलेंडर्स हम यूज़ करते हैं हमारे किचन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, LPG। LPG का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सेकेंड, पेट्रोल, ये भी सबको पता है। लाइट व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, मोटर फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। एविएशन फ्यूल, जो हवाई जहाज उड़ते हैं उन सब में भी हम क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल। थर्ड है कैरोसिन। कैरोसिन किस में यूज़ करते हैं, स्टोव्स में यूज़ करते हैं, लैंप्स में यूज़ करते हैं। और जेट एयरक्राफ्ट्स में आप ये देखना, एविएशन फ्यूल एरोप्लेन्स में पेट्रोल यूज़ होता है, और जो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसके अंदर कैरोसिन यूज़ होता है। डीजल हैवी मोटर व्हीकल्स के अंदर यूज़ होता है। पहले मैंने आपको बताया है कि ट्रक और ट्रैक्टर के अंदर क्या यूज़ होता है, डीजल के अंदर। और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यूज़ होते हैं, बड़े बड़े लाइट जाने के बाद जो जनरेटर्स यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे किस पे वर्क करते हैं, डीजल पे वर्क करते हैं। फिफ्थ है हमारा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब किस में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीन जो आपस में काम करती है, तो उनके जो पार्ट्स है आपस में टकराए नहीं, तो उसके बीच में जो हम ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल कौन सा होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल से क्या ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड होता है। अगर दो रफ सरफेस आप एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है तो ये आपस से टकराएंगे नहीं और मशीन के पार्ट्स क्या होंगे, ख़राब नहीं होंगे। सिक्स्थ है हमारा पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स किसमें यूज़ होता है, ऑइंटमेंट्स में यूज़ होता है, कैंडल्स में और वैसलीन में। जो वैसलीन हम यूज़ करते हैं, और ऑइंटमेंट्स में किस में यूज़ होता है, जो हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर। सेवन्थ है हमारा बिटुमेन। बिटुमेन के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि पहले हम कोल tar यूज़ करते थे रोड की सरफेसिंग को इक्वल करने के लिए। अब हम क्या रोड की सरफेसिंग के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, बिटुमेन। और रोड के नया रोड जब बनता है तो उसके अंदर से स्मेल आती है। वैसे स्मेल कब आती है, जब न्यू ऑयल पेंट होता है तो उसके अंदर से भी स्मेल आती है, तो उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बिटुमेन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5.3 नेचुरल गैस। जैसे हमें पता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है, सारे के सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो हमें डेड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे फ्यूल जो हमें डेड ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। और हमने से प्रीवियस पढ़ा है कि पेट्रोलियम के ऊपर जो गैस होती है वो क्या होती है, हमारी नेचुरल गैस। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, इसको बहुत ही ईजिली हम पाइप्स के थ्रू कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसको हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि आपने कोई भी वेसल लिया, कोई भी सिलेंडर लिया, उसमें गैस डाली तो थोड़ी सी गैस से फुल हो जाएगा, लेकिन हमें उसको ज़्यादा भरने के लिए इस गैस को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम उसको गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो हम उसके ऊपर और गैस डाल सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज करो ये हमारा गैस सिलेंडर है, ठीक है, हमने इसके अंदर गैस फिल किया तो थोड़ी सी गैस में कि पूरा सिलेंडर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऊपर से कंप्रेस कर देंगे तो थोड़ी सी गैस इतने से एरिया में क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो हम सिलेंडर के अंदर और भी गैसेस भर सकते हैं। तो हम इसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि CNG का फुल फॉर्म क्या है, तो CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको कंबशन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में भी बताई थी। नेचुरल गैस किस में यूज़ हो रही है, पावर जनरेशन में। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए नेचुरल गैस का यूज़ लेते थे, बट अब हम नेचुरल गैस का यूज़ ले रहे हैं इन ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेस पॉल्यूटिंग। हमें पता है हम पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जिससे हमारा जिससे हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। और हमें पता है कि CNG क्या है, क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि लेस पॉल्यूटिंग है, इसलिए CNG को हम क्या बोलते हैं, क्लीनर फ्यूल भी यूज़ करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं वो सारे के सारे किस पे स्विच हो गए, CNG में। क्यों, क्योंकि एक लेस पॉल्यूटिंग है। मेन पार्ट मैंने क्या आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये है ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। हम होम और फैक्ट्रीज़ में इसको थ्रू पाइप्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली यूज़ का मतलब ये है कि कोल है, हमने कोल लिया, कोल को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ी। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करा क्योंकि हमने उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ी। लेकिन नेचुरल गैस ऐसा फ्यूल है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वो जिस फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है उसी फॉर्म में उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इसका तो बेस्ट बेनिफिट है कि हमें कोई रिफाइनरी प्लांट नहीं लगाने पड़ रहे हैं इसके लिए। सेकेंड ये है, इसका यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र। बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र के स्टार्टिंग मटेरियल में यूज़ होता है क्या, अपना नेचुरल गैस।
और ये इंडिया के अंदर इसके जो नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? त्रिपुरा के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी के डेल्टाज में हमें क्या नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5.4 सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कुछ टाइम के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। सेकेंड हमने ये पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ऐसे फ्यूल्स जो हमें डेड ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, और डेड ऑर्गेनिज्म से फ्यूल्स को बनने के लिए कितना टाइम लगता है? मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सिर्फ लास्ट ओनली फ्यू 100 ईयर्स तक ही हमारे पास है। कुछ सालों बाद ये क्या हो जाएंगे? धरती से पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या यूज़ करेगी? तो हमारी ये भी टेंशन है। तो हमने ये देखा कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं एग्जॉस्टेबल इन नेचर है, और इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, और ये कुछ ही सालों तक के यूज़ करने के लिए हमारे पास बचे हुए हैं। थोड़े टाइम बाद ये क्या हो जाएंगे, कुछ सालों बाद ये क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो हमने एक्टिविटी स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। और ये है कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को जब एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो ये कुछ पॉल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है। और एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज़ हो रहा है हमारे अर्थ पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ होना को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो हमें सेव करके रखना पड़ेगा। इसलिए हमारी इंडिया की पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसको हम PCRA बोलते हैं, एक एडवाइज़री ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमको एडवाइज़ करता है कि हमारे जो ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को हम यूज़ कर रहे हैं हमारे डेली रूटीन में, हमें इसे कैसे यूज़ करना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन, ये जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, इसके पास भी तो कुछ बचना चाहिए यूज़ करने के लिए। तो ये हमें एडवाइज़ करता है। ये हमें क्या बोलता है कि पेट्रोल और डीजल के लिए स्पेशली हमें बोलता है कि ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। हमें हमेशा हमारे व्हीकल को कांस्टेंट, एक जैसी और मॉडरेट स्पीड पे ही ड्राइव करना चाहिए। कांस्टेंट मतलब अगर आप 60 की स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम तक 60 की स्पीड से ही ड्राइव करना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार 10 कर लिया, फिर 60 कर लिया, फिर 120 कर लिया, फिर 120 से फिर दोबारा 10 कर लिया। इससे क्या होता है? फ्यूल की कंजप्शन क्या होती है? ज़्यादा होती है। स्विच ऑफ द इंजन। ट्रैफिक लाइट्स में जब हम रुकते हैं तो हमारे इंजन को क्या करना चाहिए? हमें, हमारे व्हीकल को क्या करना चाहिए? हमें स्विच ऑफ करना चाहिए। आपने देखा बहुत से लोग स्कूटी स्टार्ट है, स्कूटी चल रही है और अपने दोस्तों के साथ बातें करने में लगे। इससे क्या हो रहा है? फ्यूल ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ नहीं बच रहा। तो हमें हमारे इंजन को स्विच ऑफ रखना चाहिए। कब? जब ट्रैफिक लाइट्स के दौरान, और जब अपने दोस्तों से बात कर रहे हो या हमें किसी का वेट करना हो तो उस समय हमें हमारे इंजन को स्विच ऑफ रखना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे टायर प्रेशर को मेंटेन करके रखना चाहिए हमें, कि कार का टायर प्रेशर अलग होता है, स्कूटी का टायर प्रेशर अलग होता है। तो जितना टायर प्रेशर ये ऑर्गेनाइजेशन हमें बताती है हमें उतना रखना चाहिए, ताकि हमारा फ्यूल का कंजप्शन क्या होगा? वो कम होगा। और इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। हमारी व्हीकल की हमें टाइम टू टाइम क्या करानी चाहिए? सर्विस करानी चाहिए। टाइम टू टाइम हम सर्विस कराते हैं तो वही हमारा फ्यूल का कंजप्शन क्या होगा? कम होगा। और एयर पॉल्यूशन में जो हमारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होंगे, जो हमारा फ्यूल जलेगा, तो उससे भी हमारा जो इन्वायरमेंट क्या होगा वो बच जाएगा। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें रेगुलर मेंटेनेंस करानी चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप सो आपको समझ में आएगा। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। होप सो आपको समझ में आएगा। अब हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।